कोई छोटी जात का होता है, कोई बड़ी जात का होता है, कोई स्वर्ण जाति का होता है, कोई शेड्यूल कास्ट। ये बातें टीचर तक भी करते थे। टीचर जो हमारे होते थे वो भी पर्टिकुलरली जो एक कास्ट को लेके बुलाते थे, उसी नाम से उसको जो है डिफरेंशिएट किया जाता था। पहली किताब मैंने पढ़ी जिसके ऊपर एक शख्स था जिसके सिर के ऊपर एक पंख लगा हुआ था और उसके पीछे झाड़ू था और उसके गले में हांडी थी। तो जब वो मैंने किताब देखी तो अक्सर हम कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये कोई ऐसे ही कॉमिक्स। जब साहिब श्री कांशीराम जी को हमने पढ़ा और देखा तो मुझे सिर्फ एक मौका मिला हमको देखने का और मिलने का। लेकिन 96 में जब यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में एक परिवर्तन आया और जितने भी बहुजन समाज के लोग थे तो उनके घरों में साहब श्री कांशीराम की फोटो दिखती थी, बहन जी की फोटो दिखती थी। और उस टाइम मैं छोटा था लेकिन मुझे याद है जब DS4 चलती थी और साहब श्री कांशीराम जी ने नारा दिया था तो मैं खुद पोस्टर लगाता था। उस घड़ी के पोस्टर मैं लगाने जाता था। मुझे खुद लगाए हैं, मैंने खुद लगाए हैं। मैं उस समय रात को क्या मुलाजिम, क्या प्राइवेट, क्या दिहाड़ीदार, 5 बजे के बाद ऐसा फील होता था कि बस मेला लग गया। पोस्टर आ जाते थे और हर घर के 2-2 लोग जो है वो साथ चलते थे और पूरे एरियाज में पोस्टर वो घड़ी ही घड़ी दिखती थी। पार्टिकुलरली तो ये भी लगाई जा रही है कि बहन जी जो है वो 2024 के चुनाव के बाद देश की प्रधानमंत्री हो सकती है। बिल्कुल सर, यहाँ पे आप देखते रहिए, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जो है माथा टेकेंगी, देखते रहिए। लेकिन आपके सामने जो सही पत्रकार हैं, जो एग्जैक्ट फिगर वहां लाते हैं, जैसे आप लाते हो, आप आने वाला फिगर चेक कर ले, महाराष्ट्र का फिगर देख ले, MP का देख ले, देख लीजिए जो वहां पे जो आपका एग्जैक्ट पोल आ रहा है, देखिए उसमें क्या शो हो रहा है। साथियों, आज का इंटरव्यू जो है, इस इंटरव्यू को थोड़ा ध्यान से सुनिए कि एक एडवोकेट और एक जर्नलिस्ट की भूमिका समाज में क्या रहती है। मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनका इस बहुजन राजनीति में और वकालत में जो एक्सपीरियंस है, खास करके बहुजन समाज के लिए, उसको जानना जरूरी था। आज हमारे साथ एडवोकेट शशि भूषण थापा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सर। बहुजन समाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और बहुजन राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल है सर आपसे जी सर कि आपने जर्नलिज्म भी किया हुआ है और आप बाय प्रोफेशनल एडवोकेट हैं और राजनीति में भी हैं, सक्रिय राजनीति में हैं। आज के दौर में आप जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को कैसे देख रहे हैं? हमारे सामने 2 युद्ध हो रहे हैं, एक तो रशिया और यूक्रेन का हो रहा है और दूसरा जो है अभी रिसेंटली जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो हो रहा है, उसको जब हम देख रहे हैं बड़े करीब से तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ आ रही है कि आज के दौर पे जो एग्जैक्ट जिसको हम जर्नलिज्म कहते हैं वो तो सामने आ ही नहीं रही। जो एग्जैक्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो एग्जैक्ट आप जो फिगर जो आप लाना चाहते हैं वो सामने नहीं आ रही। लेकिन मैं बड़े ध्यान से ये देख रहा था कि हमारे जो इंडिया की जर्नलिज्म है वो कहाँ फोकस कर रही है। भारतीय जर्नलिज्म जो है, जो कहाँ फोकस कर रही है वो तो साफ दिख रही है कि आज हर चीजें हमें दिखाई जा रही हैं, परोसी जा रही हैं। उनसे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि जर्नलिज्म का ABC भी बाहर नहीं दिख रहा। संसार जी, ये सच है कि जो हमारे देश की जो पत्रकारिता है उसको हमारे देश में इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में डिबेट करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह से जो आने वाला यूथ है उसके फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग की है उसके बारे में बात करनी चाहिए। किसानों के साथ आज जो हालात हैं, बिजली, पानी और उनका जो दुख दर्द है उसके बारे में बात होनी चाहिए। तो वो तो कहीं आपको दिखती ही नहीं। 24 घंटे जब भी अब टीवी का चैनल ऑन करते हैं, TRP के चक्कर में वो क्या करते हैं, बस बम फोड़ रहे होते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि आज के समय में जो पत्रकारिता है वो एक सच्ची पत्रकारिता है। वो तो बस एक
दिखावा है और ये छलावा है, पत्रकारिता मुझे कहीं नहीं दिख रही। अच्छा शशि भाई, सवाल ये है कि आपने जर्नलिज्म भी किया, लॉ भी किया, इन दोनों खित्तों में से आपने वकालत को क्यों चुन लिया? आपने जर्नलिज्म की तरफ क्यों नहीं आया? आप इस ओर क्यों चले गए? सर, ये अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। मैंने बीएससी मेडिकल की थी साइंस कॉलेज से, और साइंस कॉलेज से ही मैंने एमबीबीएस का एग्ज़ाम दिया, और इनएडवर्टेंटली मैं 2 बार जो है कुछ नंबरों से रह गया था, मैं नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सही ढंग से अगर कोई पढ़ाई है, अगर आपने अपने हक की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ही हम छोटी मोटी जो एजिटेशंस थी, जैसे हमें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता था उसके लिए एजिटेट कर लेते थे। तो कुछ लोगों ने, कुछ प्रोफेसर्स ने हमें ये बताया कि भाई आप लोग ना मेडिकल के बने नहीं हो, आप लोग जो बने हो कानून की पढ़ाई करो, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो उस समय हमें कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो हमारे प्रोफेसर्स बोलते थे कि सबसे अच्छा इस समय जो प्रोफेशन है वो पत्रकारिता का है, और अगर सच्चाई सामने लानी है तो पत्रकारिता चुनिए, पत्रकार बनिए। तो 2 चीजें हमारे माइंड में चल पड़ी कि भाई पत्रकारिता करें कि कानून की पढ़ाई करें। तो जब हम यूनिवर्सिटी गए तो मेरिट इतना हाई गया कि एक भी जगह हमें एडमिशन नहीं मिली। अच्छा, तो उस समय हमने, ये किस सन की बात है? ये 1999 की बात है, 1999 की। लेकिन क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में अक्सर जाते नहीं थे और हमें इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि सेकंड लिस्ट निकलती है और उसके बीच में आपका मेरिट काउंट होता है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारा आना जाना बहुत कम था। हम देहात में रहते थे, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाके हम साइंस कॉलेज जाते थे, तो कोशिश यही रहती थी कि समय से घर पहुंच जाए, इसलिए यूनिवर्सिटी की कभी शक्ल ही नहीं देखी थी। तो जब यूनिवर्सिटी पहुंचे और फर्स्ट टाइम जब हमने अप्लाई किया तो किसी भी सब्जेक्ट में मेरा नंबर नहीं आया। ये जो सच्चाई मैं आपके साथ व्यक्त कर रहा हूँ। तो उस समय मेरे पिताजी ने बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप पत्रकारिता करें, जर्नलिज्म करें। तो मैंने साथ में जर्नलिज्म की एडमिशन ले ली और सोचा कि साथ में कोई और कोर्स कर लेता हूँ पढ़ाई, या साथ में सोचा कि एमए इंग्लिश वगैरह कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही 1 महीना गुजरा और मैंने एडमिशन ले ली, तो उसके बाद एकदम मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला और मैं लिस्ट में देखता हूँ कि मेरा नाम लॉ में आ चुका है। जर्नलिज्म में, लॉ में, जर्नलिज्म की मैं पहले एडमिशन ले चुके थे आप। तो मुझे लगा कि मुझे पार्ट टाइम ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ साथ मैं कुछ और कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गया और वहां देखा कि मेरा नाम जो है लिस्ट में आ चुका है, तो मैंने तुरंत जो है अपने पिताजी से इस बारे में डिस्कशन की और मैंने कहा कि एक टाइम पे 2 करना तो मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, अब ये डिपेंड तो आप पे करता है। और कुछ जो मेरे खास टीचर्स थे उनसे मैंने बात की, तो सर ऐसा कुछ नहीं होता, आप 2 कर सकते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी है। तो उस समय मैंने जम्मू जो यूनिवर्सिटी थी उसमें एलएलबी में एडमिशन ले ली साथ में, और साथ साथ में ये मेरा इग्नू यूनिवर्सिटी से चलता रहा था। तो जब मैंने लॉ पढ़ना शुरू किया और यहाँ से जब ये चीजें पढ़ी, तो ये दोनों एक चीज जुड़ी हुई चीजें मुझे लगने लग पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जर्नलिज्म है उसका कनेक्शन भी राजनीति के साथ जुड़ा हुआ था और पॉलिटिकल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ था। हालांकि मैं मेडिकल स्टूडेंट रहा था, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो इंटरेस्ट जो है लॉ से पैदा हुआ और वहां भी जुड़ गया और यहाँ से यहाँ जुड़ गया। तो वो बड़ा इजी रहा मेरे लिए, क्योंकि जब मैं वहां पढ़ाई करता था उसका कनेक्शन वहां जुड़ा रहता था। लेकिन जब मैंने कानून की पढ़ाई की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की वो बेकार थी। अच्छा। और जो सही पढ़ाई थी वो सही पढ़ाई जो है वो कानून की पढ़ाई थी, क्योंकि उससे आपके अधिकारों के बारे में, आपकी क्या ड्यूटीज है, किस ढंग से आपको लॉ को फॉलो करना है, क्या आपके अधिकार बनते हैं, क्या चीज आपकी जो अगर कोई रोकता है तो उसको किस ढंग से पाना है, ये सारी चीजें जब मैंने कानून में पढ़ी तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं तो आज तक मैंने पढ़ाई की ही नहीं, पढ़ाई तो मेरी अभी शुरू हुई है। और कानून पढ़ने के बाद मैं इतना ज्यादा ये चीज फील करने लग पड़ा कि जो मेरे पिताजी ने मुझे डायरेक्शन दी थी वो बिल्कुल एक सही एक्यूरेट डायरेक्शन दी थी। शायद मैं डॉक्टर बन जाता तो वो इतनी नॉलेज गेन नहीं कर पाता जितना कि मैंने कानून की पढ़ाई करने के बाद जो है नॉलेज गेन की। फिर मतलब पत्रकारिता के बाद भी आपको ऐसा लगने लगा कि मुझे कानून की पढ़ाई करके मुझे उसमें संसार जी एक चीज ये महसूस हुआ कि अगर जर्नलिज्म वाली साइड पे गया तो
तो वो एक पर्टिकुलर एक ऐसी लाइन हो जाएगी जिसमें सिर्फ मैं सियासत के साथ जुड़ूंगा, कि सियासत मुझे उस समय पसंद नहीं थी, ना ही मैं सियासत के बारे में इतनी जानकारी रखता था। लेकिन जैसे ही कानून की पढ़ाई की तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं कोर्ट में जाकर अगर कानून की पढ़ाई करता हूं तो मैं कई लोगों को जस्टिस दिला सकता हूं, न्याय दिला सकता हूं और उनके लिए लड़ सकता हूं और लड़ के उनका हक जो है उनको दिला सकता हूं। अच्छा, पहला कोई वाक्य, जो पहला केस आपके पास आया, याद रहता है इंसान को कोई पहला केस जब आता है उसके पास, जब वकील बने? संसार जी, एक वकील की लाइफ में शुरुआत में बहुत कम केस आते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उसको केस लेने के लिए, क्योंकि वकील के पास लोग आते हैं, एडवाइस लेते हैं, पर वकील कोई और कर लेते हैं जी। उसको केस नहीं देते। लेकिन मुझे आज भी याद है, शायद मैंने यही जो डिस्कशन आपके साथ पहले भी एक इंटरव्यू में की थी, कि मेरे पास एक केस आ गया कि वो चोर था और क्योंकि मैं नया नया वकालत में था तो उसकी जो घरवाली थी उसका एक छोटा सा बच्चा था और वो मेरे को लगता है कि वो कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। तो मैं उनकी जमानत के लिए वो मेरे पास पहुंचे और क्योंकि उनकी कोई जमानत नहीं करा रहा था, तो गर्मियों के दिन थे और बच्चे की बड़ी बुरी हालत थी, वो कश्मीर से ताल्लुक रखते थे, गर्मी ज्यादा होने के कारण वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो मुझे याद है कि पानी की बोतल मेरे पास होती तो मैं घड़ी घड़ी उसको पिला रहा था। तो उनके लिए मैं जज साहब के साथ एरोगेंट हो गया, अड़ गया। और हालांकि वो जो जमानत थी, क्योंकि मुझे तो इस चीज की इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम की, चोर जो है चोर है, एग्जैक्ट ये चोर ही हैबिचुअल चोर है। लेकिन मैं इतना सीरियस हो गया उस मसले पे कि मुझे ये लगा कि ये जो बच्चा है अगर ये नहीं छूटा, इसका फादर नहीं छूटा, तो ये बच्चा नहीं बचेगा। अच्छा। तो मैंने उस चीज के लिए एडी का जोर लगा दिया, कानून के जितने लॉ थे, जो सब कुछ था वो पढ़ लिया और मेरे को यही रहा कि इसको बाहर निकालना है। और सच में कहीं ना कहीं उस समय जब मैंने वो हार्ड वर्क किया तो मैंने उसकी जमानत करा दी। लेकिन जमानत कराने के बाद उसको मुझे आज भी याद था कि पकड़नगा पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था। जैसे मैंने वहां जमानत की, पुलिस ने उठाया और उसको बस स्टैंड वाले पुलिस स्टेशन में फिर से बुक कर लिया। लेकिन मैंने भी जिद पकड़ी रखी तो मैंने वहां से भी जमानत कराई। उन्होंने वहां से उठाया तो पीर मेठा वाले पुलिस स्टेशन में डाल दिया। मैंने वहां से भी उसकी जमानत कराई, उन्होंने वहां से उठाया त्रिपुरा नगर वाले पुलिस स्टेशन में उठा दिया। मैंने वहां से भी जमानत करा दी। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ शुरुआत का। और उसके बाद मैं कहीं रुका नहीं। लेकिन जब मैंने सारे पुलिस स्टेशन जमानत कराए तो लास्ट में मैंने कंटेम्प्ट लगा दी उनके ऊपर कि ये तो कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं और ये जो ये काम कर रहे हैं ये वकालत तो हो नहीं रही, ये हो क्या रहा है। तो मैंने उसमें कंटेम्प्ट लगा दी। कंटेम्प्ट में मुझे जज साहब ने बुलाया और मुझे उन्होंने बोला कि आप इतने पर्सनलाइज क्यों हो गए हो। तो मैंने उनको ये बताया कि जनाब मैं पर्सनलाइज नहीं हुआ हूँ, मुझे इसकी हालत देख के ना मैं तो इनसे फीस भी लूं। तो जज साहब ने मुझे बोला आपको पता है कि ये हैबिचुअल चोर है। मैंने कहा सर मुझे कोई पता नहीं कौन है, बस मुझे इतना पता है कि ये एक बच्चे का बाप है और मैंने इसको बाहर निकालना है, उसके बाद आप चाहे जो मर्जी कर ले। तो वो मुझे आज भी याद है कि जज साहब ने डायरेक्शन दी और जज साहब ने जब पुलिस से पूछा कि दरियाफत हुआ है कुछ हुआ है, तो उनसे कुछ चीज दरियाफत भी नहीं हुई थी। तो मुझे आज तक याद है कि जो 4 SHO थे उन्होंने मेरे से मिले, वो वहां कंटेक्ट में आके और उन्होंने मुझे बोला कि ये पक्का चोर है। तो मैंने कहा सर कि चोर है तो सजा दे, लेकिन इस समय जो है जमानत को छोड़ें, जब ट्रायल चलेगी साबित कर लेंगे तो इसको जो सजा देनी वो दीजिएगा। तो सर ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने क्रिमिनल ट्रायल शुरुआत में कभी की नहीं थी, लेकिन जब मैंने करना शुरू किया तो एकदम ही मैंने वो एक ही तरह के मैंने 4 केस जो है वो डील किया और मैंने छुड़ा के ही उसको दम लिया। अच्छा, मेरे को एक चीज और जाननी है कि इस रास्ते से चलते हुए ये राजनीति के गलियारे में कैसे पहुंचे आप, और खास करके बहुजन राजनीति में? आपने बहुत अच्छा जो है सवाल मेरे से पूछा। अक्सर मेरे पिताजी, हम बचपन में जब उनके पास बैठते थे तो हमें कभी इस बारे में नॉलेज नहीं थी कि कोई जातिवाद भी होता है, जाति प्रथा भी होती है, वन व्यवस्था होती है। हम कोई छोटी जात का होता है, कोई बड़ी जात का होता है, कोई स्वर्ण जाति का होता है, कोई शेड्यूल कास्ट होता है। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसका रीजन था कि मैं कश्मीर में पढ़ा हूँ और कॉन्वेंट स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, जहाँ ऐसी बातें कभी होती नहीं थी। पर इनएडवर्टेंटली जब हम माइग्रेंट होके कश्मीर से जम्मू आए तो जब मैं स्कूल क्लास में बैठता था तो वहां ये बातें टीचर तक भी करते थे। टीचर जो हमारे होते थे वो भी पर्टिकुलरली जो एक कास्ट को लेके बुलाते थे,
उसी नाम से उसको जो है डिफरेंशिएट किया जाता था। तब भी मुझे समझ नहीं आता था। तो हम जब हमारे माइंड में कोई क्वेरी आती थी तो वो आके हम अपने पिताजी से पूछते थे कि ये क्या मसला है। तो मुझे लगता है ये मेरी 9th और 10th की बात है जब मेरे पिताजी ने मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बताना शुरू किया। कर दिया था। तो मेरी क्यूरियोसिटी जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में थोड़ी सी चलती गई। उसके बाद मुझे आज भी याद है कि मेरा एक टीचर जो स्कूल में था, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की जो हमारी लाइब्रेरी होती थी, उस लाइब्रेरी में कोई बच्चा नहीं जाता था, इतने घबराते थे लाइब्रेरी वाली साइड जाने से। और वहाँ एक लाइब्रेरी होती थी, किसी मजाल है उस अंदर चले। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी पैदा हो गई और एक जो टीचर थे उन्होंने मेरे में देखा कि ये थोड़ा सा रिसर्च कर रहा है, पता करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने मुझे सपोर्ट कर दिया क्योंकि मुझे तो पता नहीं था। तो वहां मैंने बाबा साहब की 1-2 किताबें देख ली लाइब्रेरी में। तो मेरा जो है इंटरेस्ट वहां गया कि ये बाबा साहब किताब देखे तो सही है क्या चीज, पिताजी तो बताते ही रहते हैं। तो उस टीचर ने मेरे को पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड, आप पढ़ना चाहते हो ये? तो मैंने कहा सर मिल जाएगी तो पक्का पढ़ूंगा। सर थोड़ा डर लगता है मैडम से। कहते नहीं, ये मैडम बहुत अच्छी हैं, जो पढ़ना चाहता है उसको फुल टाइम देती है। उन्होंने मैडम का क्या नाम था? मुझे सर शायद नाम याद नहीं है, मुझे लगता है रजनी करके मैडम का नाम था। आज शायद में से काफी एज थी उस टाइम भी। कौन सा स्कूल था तब वो? मैं जक स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में? हाँ, जक 10th तक का स्कूल था, अब तो हाई सेकेंडरी है, उस समय 10वीं तक था। तो मैडम ने मुझे वो बुक दी और उसने बोला कि बेटा जब भी आपको बुक की जरूरत पड़े आप सीधे मेरे पास आओ और मेरे से बुक ले जाओ। तो संसार जी वो पहली किताब मैंने पढ़ी जिसके ऊपर एक शख्स था जिसके सिर के ऊपर एक पंख लगा हुआ था और उसके पीछे झाड़ू था और उसके गले में हांडी थी। तो जब वो मैंने किताब देखी तो अक्सर हम कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये कोई ऐसे ही कॉमिक्स वगैरह होगी। एक कॉमिक पढ़ने वाले बच्चे के हाथ में एक ऐसी किताब आई जी, जिसे देखते ही और पढ़ने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। बिल्कुल सर, वो पहली किताब थी और मैं आज तक उन टीचर को याद करता हूँ। मेरे ख्याल में उनका नाम मदन लाल जी है, जो वो टीचर जिन्होंने मुझे वो बुक जो है मेरे हाथ में दे दी। तो मैंने घर आके पढ़ी और जब वो पढ़ी तो मुझे स्टोरी लगी। वो स्टोरी लगी कि ऐसा होता था, कास्ट होती थी, कास्ट में एक शख्स बड़ा होता था, कोई छोटा होता था, उसको कुआं में पानी नहीं भरने दिया जाता था, उनको खाना नहीं खाने दिया था। तो मेरे लिए एक सपने सा, मुझे सपने जैसा महसूस हुआ, सच नहीं लगा, सच नहीं लगा। लेकिन उसके बाद मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी, फिर मैं गया उसका नेक्स्ट वाले में पढ़ा, फिर गया फिर उसका नेक्स्ट वाले में पढ़ा, मैं पढ़ता गया। पढ़ते 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 फिर एक दिन मैंने फिर पिताजी से पूछा कि सच में कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हुए जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया था? तो मेरे पिताजी ने बोला कि वो बाबा साहब नहीं थे, वो पैगंबर थे, और अगर हमारे लिए कोई भगवान था तो उसी के रूप में वो वहां आए थे और उन्होंने हमारे लिए भगवान का रूप बन के वो यहाँ पे धरती पे आए थे और उन्होंने ये सब किया। तो जब आप जान सकते हैं कि जब कोई पिता इतनी बात कर रहा है तो क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। तो मैंने उनकी किताबें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू कर दी और कुछ जो हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ लेखक थे, क्योंकि उस समय इतनी किताबें होती नहीं थी कि आपको बहुत बड़ी बड़ी किताबें मिलती, तो छोटे जो हमारे यहाँ के जो रिनाउंड जो लेखक थे हमारे ही समाज से, तो उनकी कुछ किताबें थी वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आने लग पड़ी। उसमें से मेरे जो फादर ला है ज्ञानचंद डोगरा जी, उनकी किताबें पढ़ी। मेरे फादर साहब खुद लेखक थे, उनका कुछ मैंने जो रिसर्च थी वो पढ़ना शुरू की। तो जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी तो मेरे माइंड के क्यूरियोसिटी, जो एक कोने में क्यूरियोसिटी पैदा होने पड़ी कि नहीं यार, आज हम यहाँ पहुंचे, हमें तो अपना इतिहास ही नहीं पता था, ये तो इतिहास मुझे अब पता चला। उसके बाद जब जक स्कूल छोड़ा तो मैं रणबीर हाई सेकेंडरी में गया, और रणबीर हाई सेकेंडरी में क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट था, मैं गोल्डन सेक्शन में रहता था, मैक्सिमम पढ़ाई के इश्यूज पे ही बात होती थी। लेकिन वहां पे जाके कुछ मैंने देखा कि कुछ बच्चों को इग्नोर किया जाता है, मतलब वो जो चीजें थी कहीं ना कहीं मैंने आहिस्ता आहिस्ता फील करना शुरू कर दिया, क्योंकि पढ़ना शुरू कर दिया था तो वो दिखना भी शुरू हो गया। लेकिन संसार जी, मैं सच बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि पढ़ाई में तो मैं कहता हूँ कि मैं ठीक था, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा हुआ। फैमिली बैकग्राउंड काम करता है इस पे? फैमिली बैकग्राउंड मेरी कोई इतनी बड़ी नहीं है, मतलब मेरे पिताजी ही मेरी फैमिली में पढ़े लिखे थे, और जो मेरी माताजी थी वो 6वीं 7वीं 8वीं पढ़े होंगे, लेकिन पिताजी जो थे वो अच्छे खासे पढ़े थे। तो
क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में सिर्फ काम करने वाले लोग थे, कुछ दुकानें थी, हमारी शूज की दुकानें थी, तो वो सारे जो थे दिहाड़ीदार लगा लीजिए आप। सिर्फ एक मेरे लौते पिताजी पड़े हुए थे, और उनका जो माइंड था हमारे लिए कि हम सबको पढ़ाना है, और उन्होंने पूरे समाज में क्या अपने परिवारों से भी लड़के हमको पढ़ाने की पूरी कोशिश की, जिसके लिए वो बॉम्बे भी गए, फिर कश्मीर में रहे, और आज आपके सामने हम वकील बन के बैठे हैं। तो ये मेरे सिर्फ पिताजी की ही हार्डवर्क है। अच्छा, जब राजनीति में आने का कब सोचा आपने, और फिर बहन जी के बारे में कैसे सर्च किया कि मुझे बहुजन समाज पार्टी में ही जाना चाहिए, जबकि बड़ी सारी राजनीतिक पार्टियां थी, उस ओर जा सकते थे? सर 96 में मैं 12th पढ़ता था, 12th पास कर ली थी मैंने, और कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। तो उस समय और उससे पहले जब साहिब श्री कांशीराम जी को हमने पढ़ा और देखा, तो मुझे सिर्फ एक मौका मिला हमको देखने का और मिलने का। लेकिन 96 में जब यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में एक परिवर्तन आया और हमारे 3-4 एमएलए यहाँ बने, तो उस समय बहुजन समाज पार्टी का एक नाम बड़ा उभर के बहुत ऊंचे स्तर पे यहाँ आया। और उस समय जितने भी बहुजन समाज के लोग थे, तो उनके घरों में साहब श्री कांशीराम की फोटो दिखती थी, बहन जी की फोटो दिखती थी। और इससे पहले जब 1984 से पहले जब साहब श्री कांशीराम जी ने इस पार्टी को नहीं बनाया था, उससे पहले एक घड़ी का निशान होता था हमारा, और DS4 का उन्होंने एक नारा दिया था, उसको लेके मैंने इसमें पूरी रिसर्च की। और उस टाइम मैं छोटा था, लेकिन मुझे याद है जब DS4 चलती थी और साहब श्री कांशीराम जी ने नारा दिया था, तो मैं खुद पोस्टर लगाता था। उस घड़ी के पोस्टर मैं लगाने जाता था। मुझे खुद लगाए हैं? मैंने खुद लगाए हैं। मैं 5th या 6th में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अपने नानके जाता था, ये बॉर्डर पे पड़ता है रामगढ़ एरिया में। तो उस समय रात को क्या मुलाजिम, क्या प्राइवेट, क्या दिहाड़ीदार, 5 बजे के बाद ऐसा फील होता था कि बस मेला लग गया। पोस्टर आ जाते थे और हर घर के 2-2 लोग जो है वो साथ चलते थे, और पूरे एरियाज में पोस्टर वो घड़ी ही घड़ी दिखती थी। तो हमें तो ऐसा महसूस होता था जैसे कोई फंक्शन आ गया है और उस फंक्शन में सारे ही इन्वॉल्व हैं, मतलब ये हालत थी, कोई त्योहार है, त्योहार की तरह फील होता था। ये मैं आपको अपनी आप बीती सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर से 2 महीने के लिए अपने नानके रहने आता था, छुट्टियां गुजारने आता था। और आप संसार जी यकीन करिए, उसमें से 1 महीना मैं पूरा जो है उस घड़ी के पोस्टर लगाने में मैं अपना टाइम देता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब हमने DS4 के बारे में सुना, और साहब श्री कांशीराम जी के बारे में तो सुनते रहते थे, वहां नुक्कड़ पे हमारे वहां पे बड़े बड़े पेड़ होते थे, वहां शाम को चर्चाएं होती थी, उनके बारे में बात चलती थी। तो बड़ा महसूस होता था कि यार, एक किस्म का प्राउड फील होता था, फख्र महसूस होता कि हमारा समाज इतना आगे बढ़ रहा है। छोटे थे लेकिन जानकारी पूरी थी। उसके बाद क्योंकि ये चीज तो मेरे दिमाग में पहले ही थी, लेकिन जब हमें ये पता चला कि साहब श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया है, तो वोट तो हम उन्हीं को डालते थे। हमारे तो यहाँ माथे पे स्टैंप लगी है, हम कहीं भी डालेंगे नाम तो हमारा बहुजन समाज पार्टी का ही आएगा। तो हमने कभी, जब से मैं वोटर बना हूं, मैंने कभी कहीं वोट नहीं डाला है। मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है ये बोलने में कि मैंने कहीं और कभी वोट डाला होगा। मेरी पूरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, हमने शुरू से एक ही मूवमेंट पकड़ के रखी है। आपके इन-लॉज भी सारे, इन-लॉज तो ऑलरेडी जुड़े हुए थे। तो हमें तो मुझे शायद जागृति बाद में आई हो, तो पहले से जागृत हैं। तो मैं BSP के बारे में एक सोच बना के तो बैठे थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि हम एक एक्टिव लीडरशिप में पार्टी के अंदर आके और मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी में इस ओहदे पे काम करूं। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, ना ही कभी माइंड बनाया था। इतना जरूर सोचा था कि कभी मौका मिला तो बहन जी के लिए एक सिपाही की तरह जरूर काम करेंगे, और जहां मौका मिल गया प्लेटफॉर्म पे अगर झंडे लगाने का, तो वो झंडे हम जरूर लगाएंगे। अच्छा, साहिब कांशीराम साहब को पहली बार कब सुना था, और कभी मिल पाए हैं उनसे, मुलाकात हुई है? ऐसे मैंने उनसे कभी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। एक बार वो जम्मू सर्कल हाउस में आए थे, तो उनसे वहां एक बार मौका मिल गया मुझे मिलने का, और मुझे लगता है वही मेरा पहला मौका था और वही मेरा आखिरी मौका था। और इतना मैंने देखा कि उनकी शख्सियत देख के मैं तो बस खड़ा होकर तो देखता ही रहा।
मतलब ना मेरी इतनी हिम्मत हुई कि मैं उनसे कोई बात कर पाऊं। हाँ, उन्होंने एक बार जरूर पूछा कि ये लड़का कौन है, तो बस उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि बेटा समाज के लिए काम जरूर करना। ये चीज कही उन्होंने। बस एक बात कही, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उनसे अपने एक दो शब्द भी कह पाऊं। मतलब उनको देख के मैं हक्का बक्का ही रह गया कि शुक्र है कि मेरे को एक मौका मिल गया कि मैंने उनकी शक्ल, मतलब शॉक हो गया देख के सच में काशीराम साहब मेरे सामने बैठे हैं। ऐसा था। बस ऐसा रहा। और उसी समय मैंने ये समय माइंड में बना लिया कि अगर मुझे कभी भी मौका मिला अपने मिशन पे काम करने का, अपने संगठन के लिए काम करने का, तो मैं अपनी जो पार्टिसिपेशन काम के अलावा जरूर दूंगा। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बड़े सारे लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से बहन जी के बारे में सुनते हैं, यूट्यूब्स पर, टीवी चैनल्स पर देखते हैं। आप रूबरू मिले हैं बहन जी को, उनसे जब बात हुई तो बहुजन समाज के बारे में अब बहन जी क्या सोचती हैं और क्या प्लानिंग्स हैं अब बहुजन समाज के लिए? 2024 के इलेक्शन पास में है। संसार जी, ऐसा है, आज दो नेताओं में बड़ा फर्क आ गया है। एक सेल्फ स्टाइल्ड नेता जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, और एक वो नेता जो सिर्फ अपने समाज के लिए सोचते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने समाज को दे दी। अभी सेल्फ स्टाइल्ड में इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ बहुत सारे हमारे ही समाज के नेता हैं जो इस समय सिर्फ एक राजनीति पे काम करते हैं कि हम चाहे पार्टी कोई भी हो, हम एमएलए बन जाएंगे, फिर आपके लिए काम करेंगे। बट आप उसके उल्टा आ जाइए, बहन जी एक ऐसी नेता है जो बिना किसी फायदे के कितने सालों से हमारे समाज के लिए काम कर रही है। और हमने सुना भी है और देखा भी है कि बहन जी ने पैदल चलकर इस समाज की बुनियाद रखी है, इस समाज को ऊपर उठाया है। आज अगर गर्व से बहुजन समाज बात करता है तो वो सिर्फ कांशीराम साहब और आज बहन जी की वजह से कर रहा है। आज आप देखिए जो सियासत में उल्टफेर हो रहा है, कौन करा रहा है? कोई नहीं कर रहा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साहब श्री कांशीराम जी की वो जो चमचा जुग वाली किताब थी उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। और साहब श्री कांशीराम जी ने तो बहुत पहले ही बोल दिया था कि ऐसे चमचे आपको बहुत मिलेंगे जो हमारे समाज को, जहां बहन जी को कोशिश करेंगे डैमेज कर नहीं पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारी सोच है। बहन जी अपना घर बाहर छोड़कर, अपना फैमिली छोड़कर, अपना फ्यूचर छोड़कर, उन्होंने पूरा का पूरा समय जो है अपने समाज को अपने फैमिली की तरह माना और अपने बहुजन समाज को उठाने के लिए पूरी अपनी जिंदगी निछावर कर दी। आप जाइए एक बार देखिए, मिलिए बहन जी से। मैं 4 बार मिलके आया हूँ, आप देखेंगे, बोल के बताइएगा। फिर अगर आप भी बोल जाएंगे तो मैं आपसे फिर आके इंटरव्यू करूंगा। मैं देख के आया हूँ, मिल के आया हूँ, उनको सुन के आया हूँ। शायद मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन चलते थे, सवाल चलते थे, लेकिन जब आप उनके सामने बैठते हैं आपके सारे सवाल ही भूल जाते हैं। कोई सवाल रहता ही नहीं आपके दिमाग में, एक ही सवाल रहता है। मैं आज आपसे एक छोटा सा और भी एक जो उनसे मिलने का किस्सा सुनाने लगा हूं कि क्योंकि मैं वकील हूं तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं कि मैं जाऊंगा तो मैं ये जरूर पूछूंगा, मैं ऐसे करूंगा। हमारे कोऑर्डिनेटर साहब हैं राजा राम जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत कोशिश करते हैं सबको ऊपर उठाने की। तो उन्होंने हमें मौका दिया कि आप भी चलिए, आप ये मत सोचिए कि बहन जी आपसे मिलती नहीं है। तो क्योंकि यहाँ हमारे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहन जी मिलती किससे नहीं। मैं 4 बार गया हूँ, हमारे साथ तो बड़ा खुल के मिले। तो मेरे मन में एक, जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं, तो मेरे मन में ये था कि मैं बहन जी से अगर मौका मिल गया तो पूछूंगा कुछ ना कुछ। जो मेरे मन में सवाल चल रहे थे वो जब बहन जी वहां कुर्सी पे आई तो जो मेरे मन में जितने सवाल थे उन्होंने बिना बोले मेरे सवाल सुने, ऑटोमेटिकली उनके जवाब वहां से आने शुरू हो गए। मैं कुछ देर तक ये सोचता रहा कि ये बहन जी को ये कैसे, मेरा जो इंटरनल जो चल रहा था दिमाग में, उनके दिमाग में कैसे ये बातें आ गई और ये वो कैसे एक्सप्लेन कर रही है। लेकिन सर संसार जी, जहां वो जितने लोग बैठे थे, अलग अलग स्टेट थी, पंजाब थी, हरियाणा था, हिमाचल था, जम्मू कश्मीर था और 1-2 स्टेटें थी। जिसको उन्होंने देखा, जिसकी बात की, उसके सवालों का खुद ऑटोमेटिकली जवाब देना शुरू कर दिया और मेरे अंदर जितने सवाल थे वो ऑटोमेटिकली उनके जवाब आ गए। बिल्कुल। अच्छा, जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर के बहन जी क्या सोचती हैं? काफ़ी समय से वो जम्मू कश्मीर नहीं आई, क्या अब अगर इलेक्शन होती है तो बहन जी आएंगे? सर, जम्मू कश्मीर के लोग जो है ना, मैं ये वर्ड नहीं कहूंगा, कईयों को चुभेगी,
जम्मू कश्मीर के लोग उस पेड़ के फल खाना चाहते हैं जो सींच कर बड़ा हो जाए, और जब उसके फल पक जाए तो उसको तोड़ के खा ले। सिर्फ फल खाना चाहते हैं, सिर्फ फल खाना चाहते हैं। वहां बैठ जाते हैं जहां उनको फायदा होता है। वो चाहते हैं कि हमारे घरों की नालियां बन जाए, हमारे घरों की सड़कें बन जाए। उनको अपने बच्चों की नौकरियां नहीं चाहिए। उनको अपने घर में जो है एक इज्जत से तरीके से पढ़े लिखे बच्चे नहीं चाहिए, बस उनको नालियां चाहिए। वो किन लोगों की गोदी में बैठते हैं? वो उन लोगों की गोदी में बैठते हैं जो मौजूदा सरकार में इस समय काम कर रहे हैं। पर उनको ये समझ नहीं आती कि ना तो हमें नाली चाहिए, ना हमें सड़कें चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें पढ़ा लिखा समाज चाहिए। एक शख्स अगर हमारे इलाके में नौकरी पा जाता है तो अपनी नाली बना लेगा, सड़क भी बना लेगा। और उसी जो प्रोजेक्ट पे बहन जी काम करती हैं, वो आपको एजुकेशन देने के लिए तैयार है। आप जब एजुकेशन लेंगे तो आपको नौकरी देगी, और जब आपको नौकरी मिलेगी फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के आगे हाथ करने की कि आप मुझे नाली बना के दो, आप मुझे सड़क बना के दो, जरूरत ही नहीं है। मौजूदा तौर पर देखा जाए सर, तो बहुजन समाज ने अपना फायदा लिया, और जो बाबा साहब कहते थे ना कि पढ़े लिखे समाज ने हमें धोखा दिया, वही पढ़ा लिखा समाज बहन जी को धोखा दे रहा है। और बहुत जल्दी इनको इस चीज का जो है वो सामने आएगा। इनका जो पूरा जो कहते हैं ना वो बना बनाया पूरा उनके आगे परोसा जाएगा। ये वो समझ नहीं आ रही। आर्टिकल तो ये भी लगाई जा रही है कि बहन जी जो है वो 2024 के चुनाव के बाद देश की प्रधानमंत्री हो सकती है। बिल्कुल सर, यहाँ पे आप देखते रहिए, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जो है माथा टेकेंगी, देखते रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे पास इतना कैलिबर नहीं है कि मैं उनके लिए कोई शब्द अपने मुंह से निकालूं, लेकिन आपके सामने जो सही पत्रकार हैं, जो एग्जैक्ट फिगर वहां लाते हैं, जैसे आप लाते हो, आप आने वाला फिगर चेक कर ले, महाराष्ट्र का फिगर देख ले, एमपी का देख ले, देख लीजिए जो वहां पे जो आपका एग्जैक्ट पोल आ रहा है, देखिए उसमें क्या शो हो रहा है। मैं क्यों बताऊं आपको, आपको सब पता है। आप एग्जिट पोल चेक करें कि किसका ऊपर चल रहा है। आप हमारे डॉक्टर परवीन जी हैं, देखिए इस टाइम किस ढंग से काम चल रहा है। अब क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया इस टाइम बन चुका है, गोदी जिसको मीडिया कहते हैं हम। मैं तो ये भी डिफाइन करना मुश्किल होता है ये गोदी क्या है, बट आपको दिखाया कुछ जाता है और एग्जैक्ट कुछ होता है। शुक्र है कि यूट्यूब चल रहा है, और एक अच्छे पत्रकार जो है उस यूट्यूब पे बेटर और साफ सफाई वाली जो खबरें हैं वो ला रहे हैं, और हम लोग वही देखते हैं। अब तो हमने टीवी देखना ही बंद कर दिया है, कनेक्शन भी कटवा दिया। हमने इंटरनेट का कनेक्शन लिया, और वही हम जो पत्रकार अच्छे वाले पत्रकार हैं आप जैसे, उनको बस हम देखते हैं, और वो एग्जैक्ट जो फिगर है एग्जिट पोल की वो दिखा रहे हैं। इस टाइम मौजूदा सरकार की हालत खराब है, अब देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो आज एडवोकेट शशि भूषण थापा हमारे साथ थे, बहुजन समाज पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी हैं, और बहुजन राजनीति में उनके आने का जो सफ़र था और उन आपको बताने की कोशिश की है। और अब बहुजन समाज पार्टी जो तीसरे नंबर की पार्टी है भारत की, हो सकता है 2024 में देश की प्रधानमंत्री बहन जी कुमारी मायावती जी हों। ये अटकलें लगाई जा रही हैं। अब देखते हैं 2024 में क्या होता है। एक बड़ा फेरबदल होने के संकेत जो है वो दिखाई दिए जा रहे हैं। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचती या फिर जो नहीं पहुंचाई जाती। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।